झारखंड इंडिया के प्रिंसिपल डॉक्टर रमन कुमार झा, यहाँ पर मौजूद हमारे बुजुर्ग और पितातुल्य वासुदेव प्रसाद अग्रवाल सर, यहाँ पर मौजूद डॉक्टर चंद्रबदन सिंह, भागीरथ आचार्य जी, जाकिर हुसैन साहब, डॉक्टर मजहरुल हक साहब, दुलाल महतो साहब, धनंजय तिवारी जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जिनके मेहनत से प्रोग्राम हो रहा है, पंकज कुमार महतो जी, राकेश कुमार यादव जी, डॉक्टर नितेश कुमार, समीर कुमार, अरित्रा मोहन जी, जो यहाँ पे संचालन कर रहे हैं मंच को। हमारे साथ यहाँ पर आए डॉक्टर हैदर अली, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, जैन कॉलेज गुरबा रांची, हमारे रिसर्च स्कॉलर जो सामने से बैठे हैं, ओबैदुल्लाह अंसारी, जो खोटा साहित्य में मुसलमानों का क्या योगदान है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे साथ आए हमारे दूसरे रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद शाहिद, जो झारखंड के जो कहानीकार हैं उर्दू के, उसमें गैर प्रगतिशील जो लेखक है उस पर इनका एनालिसिस का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पर मौजूद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जिसका 1955 से तारीख बहुत रोशन रहा है और अभी भी तारीख रोशन है। और इस साल रमन सर, आपका एक स्टूडेंट जो मेरे अंडर में पीएचडी कर रहा है, उसका परसों जूनियर लेक्चरशिप में हैदराबाद में हो गया। और ये सारी इतनी गुणवत्ता है आपके पास, और तवानाई है, ऊर्जा है, जोश है, हिम्मत है, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर। आपने मुझे एक बुजुर्ग के हाथों शॉल ओढ़ाया, उसकी संवेदना, उसका एहसास मैं अभी तक महसूस कर रहा हूँ। आपने जो ताज बख्शा, उसकी ताजबरी का मुझे बहुत एहसास है। ऐसी सूरत में मुझे बहुत कुछ इस महफिल में करना गवारा नहीं, क्योंकि एहसास से आपने भर दिया। प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूल में नहीं मिल सकता। यहाँ पर बैठे +2 के स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट्स जो इस तरह बैठे हुए हैं, और झारखंड की खूबसूरत सब्ज़ारी से ये हरित झारखंड के ये अलामत, जो हरे हरे कपड़े में एकदम पूरे झारखंड में बहुत अच्छी बात है कि पूरे झारखंड में जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उसमें इतनी ऊर्जा और इतना इतनी स्फूर्ति आ गई है, इतनी तवानाई और एनर्जी आ गई है कि हर जगह अच्छी कर रही है। इसलिए मैं एक ऐसी जबान का इस्तेमाल करूँगा जो सुनने में तो उर्दू लगेगी, और मैं एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूँगा जो सुनने में हिंदी लगेगी। और उर्दू और हिंदी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ये बुनियादी चीज़ है। इन्हीं सारी चीज़ों पर है। इसी बुनियाद पर यहाँ पर उर्दू ज़बान बदल का हिंदुस्तानी नमूना या उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंडियन पैराडाइम हम जब बोल रहे हैं आपके सामने, तो हम आज के परिदृश्य में, आज के संदर्भ में, आज के तनाजुर में इतिहास को रखकर बोल रहे हैं कि इतिहास हमसे समझे, इतिहास हमसे सीखे। मैं इतिहास को सिखाने के लिए इस पोडियम पर आया। इतिहास में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तारीख में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, उस पर हूबहू उसकी नकल कर देना, ये इंसान की बेसिक इंस्टिंक्ट मिलेगी। बेसिक इंस्टिंक्ट इंसान की जो मूलभूत फितरत है, इंसान की जो मूलभूत कुदरत है, उसकी सबसे मूलभूत कुदरत ये है कि वो हर वक्त तलाश करो, तलाश करो, तलाश करो, नई चीज़ की तलाश, नया शोध, और उसी नए शोध की परिधि में जब यह उमड़ती घुमड़ती बारिश का मौसम है, और इस बारिश के खूबसूरत मौसम में, अभी तो गर्मी का मौसम लग रहा है, बारिश के मौसम में, इस खूबसूरत मौसम में मैं बताने आया हूँ कि उर्दू ज़बान जो है वो बुनियादी तौर पर इस बर्र सगीर या इस महाद्वीप की ज़बान है। इस ज़बान का ताल्लुक
अफगानिस्तान के बाहर ना तो ईरान से है और ना तो अरब से है। यह जबान इसी मुल्क में पैदा हुई, इस जबान की तहजीब इस मुल्क में पैदा हुई, इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति सब कुछ यहाँ पर पैदा हुई। इस जबान ने सिर्फ अपना एक लिबास बदला है। जैसे हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, भारतीय संस्कार धोती में कोई नहीं बैठे, हम सब लोग एंग्लो इंडियन हो गए हैं। सब धोती में है, वसुदेव बाबू सिर्फ धोती में है और लाज रख लिया भारतीय संस्कृति। इसी तरह उर्दू का जो रसूल खत है, जिसे लिपि कहते हैं, रसूल खत कहते हैं, वो लिपि जो कहते हैं उर्दू का, वो लिपि अरबी लिपि जिसमें कुरान शरीफ लिखी गई है। और जो बाहर से जो मैसेंजर आए बाहर से, वो तो सिर्फ आवाज़ आई है, उसको लिपि में ढाला तो अरबी लिपि में कुरान शरीफ बहुत सारी हदीसें लिखी गई। और बाद में जब अरब ने फारस पे या पर्शिया पे या ईरान पे हमला किया तो अपनी लिपि भी उसको दिया या उस पर थोप दिया, फिर वही लिपि अरबी लिपि फारसी लिपि हो गई। और जब फारस के रास्ते से और लाहौर होते हुए, और लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, और जब हम इंडियन पैराडाइम कह रहे हैं तो हम पंजाब की उस लाहौर को भी इस हिस्से में रख रहे हैं, जिसको 1947 में हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिया गया और एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया। तो बर्रे सगीर का मतलब या महाद्वीप का मतलब या सब कंटिनेंट का मतलब या साउथ एशिया का मतलब हम इंडिया समझ रहे हैं। और ये मेरा कंसेप्ट है और ये मेरा तसव्वुर है। तारीख के पन्ने में हाथ जरूर काट दिए गए हैं, लेकिन तारीख जो पढ़ाई जाए, इतिहास जो पढ़ाया जाए, वो संयुक्त रूप से साउथ एशिया का इतिहास पढ़ाएगा। साउथ एशिया के इतिहास उर्दू के पैराडाइम को या तनाजुर को या परिदृश्य को या नमूना को हम देखें। इसके लिए एक लफ्ज का नाम में ओम प्रकाश बोल रहे थे, प्रतिमान। उसके लिए प्रतिमान के लिए लफ्ज भी आता है। या हम जो खड़े हैं, जिस हालात में उर्दू को समझ रहे हैं, वही उर्दू का पैराडाइम। इस सहज, सरल और बहुत सारगर्भित बात में हम बहुत ज्यादा शब्दों के प्रयोग और उसकी जादूगरी करना नहीं चाहते हैं कि बात जो बच्चे समझेंगे वो सरल, आसान और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात समझेंगे। तो मैंने ये बताया कि उर्दू जो है ये साउथ एशिया की भाषा है। और अभी रमन बाबू बोल रहे थे कि उर्दू की पैदाइश जो है मेरठ में हुई है। तो कोई भी डिफिनीशन, दुनिया का कोई भी डिफिनीशन, वो साइंस का हो, फिजिक्स का हो, सेलुलर साइंस का हो, वो डिफिनीशन आपका आजकल जो चला हुआ पूरा वेब साइंस है उसका हो, नैनो साइंस का हो, कोई भी डिफिनीशन एब्सोल्यूट नहीं, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये शाश्वत नहीं और शून्य शाश्वत नहीं। हम शून्य को दर्जा सकते हैं, हम शून्य को तोड़ सकते हैं। इसलिए उर्दू के बारे में जो बात कही जा रही है कि मेरठ में पैदा हुई, ये भी सही। ये बात कही जा रही है कि दिल्ली में पैदा हुई, ये भी सही। लाहौर में पैदा हुई, ये भी सही। और जो लोग कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब में पैदा हुई, ये भी सही। क्योंकि उर्दू जो है बुनियादी तौर पर खड़ी बोली, उर्दू का और आसान से समझिए क्या है, खड़ी बोली। हम जो टाइम हो गए, सभी सर आपका नाम ले चुके थे, आप चले गए। तो जो खड़ी बोली जो है उसका सीधा मतलब ये है कि जो खड़ा हो, टाइट तनकर खड़ा हो, ये खड़ी बोली है। और जो झुकी हुई हो कमान की तरह, वह पड़ी बोली। वाह वाह। मैं संदेश बोल रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो ये खड़ी बोली है। और इससे बेहतर खड़ी बोली है जो जिस संदर्भ में आज से 1400 साल पहले 1000 ईस्वी में जिस खड़ी बोली का प्रयोग हरियाणा के लोग करते थे, वो आज भी कर रहा है। तू कहाँ जा रहा, तू क्या कर रहा है, तू। ये बेहतरीन खड़ी बोली है जो उधर बोली जाती है। उसको हम लोगों ने बहुत स्टैंडर्डाइजेशन किया है
उसका मानकीकरण किया है, और तब हम लोगों ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन बेहतर खड़ी बोली तुम कहाँ जा रही है, तुम क्या कर रही है, ये पंजाब हरियाणा के लोग अपने लहजे में आज भी बोल रहे हैं। उर्दू की पैदाइश इसी लहजे में हुई। और उसके नीचे आ जाइए, बरज का इलाका है, और बरज के इलाके में बहुत जगहों पे मेरठ में भी बरज बोली जाती है, बिजनौर में, नजीबाबाद में बरज बोली जाती है, अलीगढ़ में, राजस्थान में बरज बोली जाती है। और पूरा वो इलाका बरज का संसार है, बरज की दुनिया है, जहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बोली, गिरी हुई बोली, वो बड़ी बोली है। लेकिन खड़ी बोली और बड़ी बोली ये दोनों जो है ये हिंदुस्तानी जबान से रिश्ता रखता है, और हिंद आरियाई जबान, अंग्रेजी में उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आया है, इंडो आरियन लैंग्वेज, इंडो आरियन लैंग्वेजेस अंग्रेजी में। इस पर मैं बाद में जाऊंगा, तो इसी को मैं बोल देता हूँ बड़ी बोली में। तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या कर रही हो, ये बड़ी बोली हो गई। दरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ते हैं तो फरिश्ते वो टूटे। उर्दू जो है वो खड़ी बोली से, और खड़ी बोली का जो इलाका आज कोई भी भाषा, अभी मोहंती यहाँ पर है, कहा गया ये उड़ीसा से है, कोई भी भाषा वो आप भूगोल में कैद नहीं कर सकते हैं। किसी भाषा को ज्योग्राफी के जो टेरिटोरी है उसमें कैद नहीं कर सकते हैं, कोई भी भाषा, लेकिन उसका जन्म स्थान जरूर होता है। भाषाएं पल्लवित और पुष्पित होती हैं और आकार देती रहती है और अमीबा की तरह बदलती रहती है। इसलिए आज सिर्फ उर्दू जो है हिंदुस्तान में ही नहीं बोली जाती, हिंदुस्तान का कटा हुआ रूप बांग्लादेश और पाकिस्तान में ही नहीं बोली जाती, हिंदुस्तान का कटा हुआ रूप अफगानिस्तान में ही नहीं बोली जाती, बल्कि दयारे गैर जिसको हमें अब्रोड बोलते हैं अंग्रेजी में, विदेशों में भी टोरंटो, टेक्सास, अल्बर्टा, लंदन, ईरान, अरब, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के लोग डायस्पोरिक लोग गए हैं, देश से बाहर चले गए हैं, हिजरत कर गए हैं, वहाँ भी ज़बानें उर्दू और हिंदी बोली जाती है। और सबसे बेहतर उस फेसबुक के जन्मदाता को, जो यहाँ से फेसबुक का इजाद किया, और ज़्यादातर लोग यहाँ के लोग पाकिस्तान के लोगों से उर्दू में और हिंदी में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं। इसलिए उर्दू और हिंदी बिल्कुल अलग अलग नहीं है, इसको व्याकरण की दृष्टि से आप देखें। इससे पहले एक लेक्चर मेरा मेमोरियल कॉलेज में हुआ था, तो इतिहास, साहित्य इतिहास पर था। तो व्याकरण में आप देखिए कि उर्दू और हिंदी का कॉमा और फुल स्टॉप भी अलग नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये देख रही है, ये लिख रही है, वो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो क्रिया के क्षेत्र में वर्ब्स जो है किसी भी भाषा का बैकबोन, स्पाइनल कोड। मैं मार दूंगा, मारना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, रोना, मुस्कुराना, एहसास पैदा करना, ये उर्दू और हिंदी का एक है। ये बहुत बुनियादी चीज, तो उर्दू का और हिंदी का एक है। अच्छा, इसका ये देख लीजिए, आप नाउन देख लीजिए, नाउन में बहुत हद तक मिलता जुलता सब एक मिलेगा। प्रोनाउन देख लीजिए, वो, ये, यह, उसका, प्रोनाउन भी इसका है, प्रीफिक्स भी है। यानी ग्रामर के जो बड़े मेरुदंड है, ये दोनों का एक है, उर्दू और हिंदी का अलग अलग नहीं है। तो फिर भाषा या जबान अलग अलग कैसे? ये तो तुम लोग को समझ में आ रहा कि व्याकरण दोनों का एक है। अब व्याकरण का सबसे, सिर्फ तुम क्रिया पढ़ दो तो व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ब्स याद रखिएगा, उठना, बैठना, सोचना, ऐसे हाथ रख के सोचना, चश्मा पहन कर देखना, ये उर्दू में भी है और हिंदी में है, और बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल अलग। इसी चीज को
दोनों भाषाओं के दरमियान में नफरत फैलाने वाले लोग सरल भाषा में बताने की कोशिश नहीं करते हैं, किसी चीज को बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि दोनों का भर दे। और ग्रामर की आबरू है, ग्रामर की रूह है, इससे प्रीफिक्स जो है, सफिक्स जो है, दोनों का ही है, अलग अलग है। और डिक्शन, वोकैब्स, इसकी शब्दावली, इसकी लफ्ज़ियात, इसके फरहंगे। उर्दू के जो सबसे बड़ी किताब है उसका नाम है डिक्शनरी की लेक्सिकन। लेक्सिकन और डिक्शनरी में फर्क है, लेकिन लेक्सिकन जो है उर्दू की जो सबसे बड़ी है वो उसका नाम है फरहंगे आसिफिया। ये 3 वॉल्यूम में 5 लाख शब्दों का चयन मौलाना मोहम्मद हुसैन ने किया और लेक्सिकन में उन्होंने बताया कि 5 लाख शब्दों में 1/3 शब्द बाहर के, यानी 75% उर्दू में जो शब्द है वो हिंदुस्तान के जबान, संस्कृत, थोड़ा बहुत कहीं कहीं मुंडारी, कहीं कहीं कोठाई, या थोड़ा बहुत संस्कृत के ज्यादातर तत्सम और तत्सम, जो उप तत्सम है, जो तत्सम भी नहीं है और तत्सम भी नहीं है। तत्सम तो बेसिक शब्द हो गए जो संस्कृत कंपाउंड है। संस्कृत का जो एकदम ओरिजिनल रूप है वो तत्सम, फिर तद्भव हम उसको करते हैं, अपनी जबान में डालते हैं या शब्द का रूप बदलते हैं, कहीं पर शब्द को विलोपित करते हैं तो वो तद्भव रूप में देखने को मिलता है। तो तकरीबन 73% शब्द जो है उर्दू में, मदरसा 73% शब्द फरहंगे आसिफिया के मुताबिक उर्दू में जो है वो संस्कृत के, 73% शब्द जो है संस्कृत जो है। ये मुसलमान उर्दू के शिक्षक और संस्कृत के पंडित, प्रकांड विद्वान, मूलधन विद्वान अपना आचरण इस मामले में ठीक करने की चीज को बताए साफ तौर पर 73-70% शब्द जो है वो मैं जा रहा हूँ, इसमें एक भी शब्द फारसी अरबी नहीं है। मैं देख रहा हूँ, इसमें एक भी शब्द अरबी फारसी नहीं है। और उसके बाद जो शब्द 23% या 25% पर है उसमें टर्किश शब्द है, फारसी शब्द है, अरबिक शब्द है, पोलिश शब्द है, पुर्तगीज शब्द है। ये शब्द मिला के मुंडारी के भी बहुत सारे शब्द आ गए हैं, कोठा के भी शब्द आ गए हैं, बहुत सारे शब्द इस इलाके में वो उसमें आ जाते हैं। लेकिन बुनियादी शब्द जो है वो संस्कृत के तद्भव और तत्सम है। फिर ये उर्दू जो है इतनी खूबसूरत जबान वो कैसे, महफिल में जरा अपना माहौल तो बन जाए, हम नगमे हस्ती का हर साज बदल देंगे, बेनूर बना देंगे ऐ शम्मा तेरी लौ को जिस रोज ये परवाने परवास पर। इसलिए उर्दू बहुत शीठी जबान है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में घूम हमारी जमा। इसलिए ये बेहतर हो गई कि इस शब्द में जो 23 से 25% बाहर के शब्द आ गए हैं, उस शब्द में घनगरज बहुत है, उस शब्द में घनगरज बहुत है। इस शब्द में श का प्रयोग बहुत हुआ है, ख का प्रयोग बहुत हुआ है, क का प्रयोग बहुत हुआ है, ज का प्रयोग बहुत हुआ है। तो ये शब्द में जो अरबी और फारसी में जेड प्रोनाउंसिएशन के जो अल्फाज थे वो उर्दू में आ गए, प्रोनाउंसिएशन के जो आवाज, और इस आवाज में जो है बहुत ज़्यादा साज। नाम है मेरा तगय्युर, काम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। इस तरह के शब्द आ जाते हैं, इनकलाब, यू प्रोनाउंसिएशन के शब्द जो आते हैं, ज़ प्रोनाउंसिएशन के जो शब्द आते हैं, ये उर्दू को एक ऐसे मानक पर ले जाता है कि और दूसरे भाषाओं से इसका उच्चारण, इसकी ज़बाबंदी, इसका मखरज, इसका तलफ़ुज़ अलग हो जाता है। हम दमे देरीना कैसा है जहाने रंगबू,
सोचो सासो दर्द दागो जुस्तजू आरज़ू हर घड़ी अफलाक पे रहती है तेरी गुफ्तगू क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाक दामन को रखूं है जिब्रील तू वाकिफ नहीं इस राज से कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा इसलिए उर्दू मीठी हो जाती है कि जो तलफ़ुज़ इसका है सर कृष्ण साहब जो तलफ़ुज़ का जो मामला है वहाँ पर 1400 साल पहले जो बाहर से मुसलमान आए यहाँ के मुसलमान नहीं बाहर के कहाँ के पतरा तोड़ी उगरुट्टू सुकुरुट्टू गागी बरगाई अपर कौन की लोअर कौन की यहाँ के मुसलमान नहीं यहाँ के मुसलमान प्योर जैसे ये बच्ची सब एकदम प्योर इंडियन जैसे मैं चरखा है क्यों ये थोड़ा उधर के हैं पटना साइड के तो ज़्यादा रंग साफ है हम लोग का लेकिन यहाँ के हम भी पूरे इंडियन है देशज है इंडिजिनस है हम लोग बाहर से नहीं जाए बाहर से बहुत कम मुसलमान आए जो सुखदीन के साथ आए गोली के साथ आए या फिर बाबर के साथ आए ये बहुत कम आए उनसे हमारा कोई वंशावली नहीं मिलती कोई वंशावली हमारी नहीं मिलती है मैं यहाँ से बहुत खतरा समझ जाते हैं तो यही उर्दू का आज का पैराडाइम यही उर्दू का आज का पैराडाइम कोई वंशावली नहीं मिलती इस इलाके में जहाँ पर कांके में हम है बहुत ज़्यादा मुसलमानों का जो कन्वर्जन है वो मुंडारी से मुंडा समाज आप उधर महतो चले जाइएगा गिरिडीह की तरफ तो बहुत ज़्यादा का कन्वर्जन महतो से हुआ है कोई और कुर्मी से हुआ तो ये बिल्कुल समझने की चीज़ है कि मुसलमान का नाम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान अली हो गया अरे तो सऊदी अरब का हो गया सऊदी अरब के नहीं है वहाँ से इस्लाम आया क्या आया वहाँ से इस्लाम आया मुसलमान नहीं आया वहाँ से बहुत ज़्यादा सूफी हजरात आए उनसे हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने उनके हाथ पे बैठ लिया हो और मैं मुसलमान हुआ और कलमा पढ़ने लगा और कलमा पढ़ रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सऊदी अरब के हैं ईरान के हैं थोड़ा स्मार्ट आदमी इसलिए लग जाता है कि पहले नौकरी मिल जाती है अच्छा खाना मिलता है आदमी स्मार्ट क्या सर और कोई चीज़ नहीं फिर हमको खाना सही से नहीं मिलेगा अच्छा चीज़ नहीं मिलेगा फिर हम कमज़ोर हो जाएंगे तो ये धारणा और ये धारणा अगर हम समझते हैं तो हम उर्दू के पैराडाइम को या उर्दू के इस परिदृश्य को या उर्दू के इस संदर्भ को समझ गए बिल्कुल समझ गए क्लियर किया गया और आज का जो तनाजुर है उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंडियन पैराडाइम इसमें समझना एक चीज़ और अब ऐसा कह दिया कि उर्दू जो है मुसलमानों की ज़बान है ये भी नहीं उर्दू मुसलमानों की ज़बान है और मुसलमानों के साथ साथ इस देश के बिरादरान कौम इस देश में जो हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी ज़बान भी उतनी है और अभी मैं 4-5 तारीख को एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक उमेश नाम के लड़के का इंटरव्यू लेके आया हूँ वहाँ से दुमका से उमेश रहने वाला है वहाँ का उर्दू पढ़ा उसको नौकरी होगी अब मुंडा बच्चा उर्दू नहीं पढ़ेगा तो जो सीटें रिजर्व है वो तो खाली रह जाएगी तो वो उर्दू पढ़ेगी उसको नौकरी हो जाएगी रोटी मिलेगी सब्जी मिलेगी दूध भात मिलेगा खाने के लिए तो उर्दू की जो सीटें हैं तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो मुंडा है उरांव है खड़िया है किस्कोटा है संथाली है फिर उसके बाद गुरजिया है तो ये लोग अगर उर्दू पढ़ेगा तो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब उर्दू की जो रोस्टर सीट है झारखंड में उर्दू का जो रोस्टर सीट है झारखंड में कितना है नहीं आदिवासी का नौकरी में झारखंड की नौकरी में 26% रिजर्व 100 सीट आती है वैकेंसी तो 26 सीट उर्दू की खाली रह जाती है ये चीज भी लोग छिपाए हुए हैं बहुत लोग अब सोच रहा है बहुत कड़कदार जो मियाँ जी है अरे सब यही लोग उर्दू पढ़ लेगा तो हम लोग क्या करें
तो उर्दू की भी बेहतरी नहीं हो रही है और 26% सीट जो है वो भी खत्म हो रहा है। 10% रोस्टर यहाँ पर शेड्यूल कास्ट का है। शेड्यूल कास्ट जो हमारे दलित समाज के लोग हैं उनका 10% सीट खाली रह जाती है, एक लड़का उन्नीस आया। तो आज अगर आप ओम प्रकाश जी हमको बुलाया है यहाँ, तो ये बेहतरीन पैराडाइम है उर्दू को समझने की। ये बेहतरीन पैराडाइम है। बताएंगे कि उर्दू पढ़ेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, और मिल जाएगी, और नौकरी मिल जाएगी। अभी पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष हमारे रहते हैं, विधानसभा अध्यक्ष दिनेश राम एंथ्रोपोलॉजी में इधर है, उर्दू वाले हमें क्यों नहीं अपना बच्चों को पढ़ाते हैं उर्दू? विधानसभा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को दिनेश राम को काम है। अच्छा, मैंने ये चीजें बताई रोस्टर के बारे में तो चौंक गए। तो बहुत तरह की परिस्थिति है। उर्दू एक बेहतरीन जबान है। अब मैं आपको बता दूं कि उर्दू आज से 1400 साल पहले जो बाहर से मुसलमान आए और अपने साथ जो लेक्सिकन्स और शब्द लेते हुए आए, और यहाँ के देशज लोग जो पंजाब में, मेरठ में, दिल्ली में, लाहौर में रहते थे, उनसे जब उनकी भेंट हुई तो पूछा कि ये क्या है? ये तो आप पानी, तो आपसे पानी समझा। इस तरह से ये क्या है? चश्म, हाँ चक्षु, जिसको संस्कृत में कहते, ये क्या है? दांत। तो इस तरह से समझने से एक दूसरे के शब्दों का जब आदान प्रदान हुआ तो एक नई केमिस्ट्री बनी, एक नया प्रयोग हुआ। और उस खड़ी बोली में जब बाहर के शब्द मिल गए और उसके कंपाउंड्स बदल गए, उसकी तरकीब बन गए, तो फिर वो उर्दू बन गई। और ये प्रयोग जो है, इसलिए उर्दू के मुहावरे में भी बहुत सारे ऐसे तो सारे मुहावरे एक ही है। दांत खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, ये उर्दू में है, हिंदी में नहीं। ये मुहावरे भी एक है उर्दू और हिंदी। जो प्रोवर्ब्स हैं वो भी 80% प्रोवर्ब्स है, लेकिन बाहर से कंपाउंड बनाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। नूरे नजर बेटा के लिए कह दिया, लखते जिगर बेटा के लिए कह दिया, जैसे दस्त बाजू हाथ के लिए कह दिया। तो इस तरह के अल्फाज का जब हम खड़ी बोली में प्रयोग करने लगे तो उससे उर्दू बनी। लेकिन 1800 ईस्वी से पहले उर्दू और हिंदी का जो भी इतिहास लिखा गया वो अलग अलग नहीं। अभी ना इतिहास अब रामचंद्र शुक्ल हिंदी का अलग लिख रहे हैं, डॉक्टर नागेंद्र अलग लिख रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी अलग लिख रहे हैं, भोलानाथ तिवारी अलग लिख रहे हैं, और इधर मोहम्मद हसन साहब अलग लिख रहे हैं, इधर राम बाबू सक्सेना उर्दू के बहुत अच्छे हिस्टोरियन हैं, अलग लिख रहे हैं। लेकिन 1800 ईस्वी से पहले दोनों का इतिहास एक है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? कलकत्ता में है। और फोर्ट विलियम कॉलेज में आज भी वो आर्मी का ऑफिस है, कलकत्ता आर्मी का। अभी मैं पिछले कुछ दिन पहले गया था, विक्टोरिया सामने है, उसके सामने फोर्ट विलियम कॉलेज है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज हम बराबर जाते हैं तो उसको देखते हैं। तो वहाँ पे जो कंपाइलेशन हुआ, जो किताबें लिखी गई अंग्रेज ऑफिसर को पढ़ाने के लिए, वो पहले की जो उर्दू की किताबें थी उसमें फारसी के शब्द ज्यादा, उसका सरलीकरण हुआ, उसका सिंप्लीफाई उसको किया गया, उसको सहज जबान में लिखी गई। और फिर अंग्रेज को इसलिए दिया गया पढ़ाने के लिए कि तुम यहाँ पर हुकूमत करो। सबसे बड़ी चीज है किसी तक पहुँचने के लिए जबान उसकी, वो बात करे छै तो भूल करे छै। वाह वाह। कहीं तक पहुँचने के लिए, और जबान अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को और अपने बाहर के जो ऑफिसर्स थे उसका सिंपल लैंग्वेज में जब 1832 में तो सरकारी तौर पे उर्दू हो गई थी, लेकिन उससे पहले भी उर्दू बोली जाती। और अपने ऑफिसर्स को उसने उर्दू सिखाया, जो मोबाइल ऊपर का सिखाया। दुनिया का सबसे खतरनाक चीज है, मेरा आधा समय अपने बच्चों को मोबाइल छीनने में लग जाता है। आधा समय, हंसो मत, आधा समय। यही काम अंग्रेजों ने उस जमाने में किया। वो दास्तान की खूबसूरत किताबें उर्दू में लिखवा दिया, लोग किताबें में घूमे पढ़ रहे थे।
जैसे मोबाइल में भी व्हाट्सएप देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, अब पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। हम सबों के लिए बहुत मुश्किल चीज़ हो गई। इससे इस अंबानी अडानी से हम लड़ नहीं सकते, इतनी मुश्किल चीज़ हो गई है। उस वक्त भी अंग्रेजों ने जो आसान जबान में किताबें उर्दू में लिखवाई, तो वहां पर भी दो काम किया उन्होंने। किताब उर्दू में लिखी गई और कहा कि इसको हिंदी में भी लिखो, बहुत सारी किताब, और कहा कि उर्दू अलग जबान है और हिंदी अलग जबान। अरे जो तो गांव की बच्ची है, तुम लोग जानते हो, गांव में जो बगल में एक घर मुसलमान का है, बगल में एक दादी जो है मुंडाइन है बगल में, अब फिर वहां पर जाइएगा तो एक उराइन है, और सब एक ही जबान में बात कर रही है। या तो मुंडा में बात कर रही है, या ये उराव में बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ का जो सादरी है उसमें बात कर रहे हैं। एक जबान है। आज बेसिक चीज जो है, सुनो ना, बेसिक चीज ये है कि आप जहां पर रहते हैं, जिस परिवेश में, गांव के लोग, शहर के लोग पर भाषा का हम ध्यान नहीं दे सकते। गांव के लोग जहां पर भी रहते हैं, जिस गांव के हैं, उस गांव में देखिए कि आसपास दूसरे धर्म के लोग हैं, आपसे उसी भाषा में बात करते हैं कि नहीं? और जब बात करते हैं और एक दूसरे की बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, संप्रेषित कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तरसील कर रहे हैं, इसका मतलब कि वही बेसिक लैंग्वेज, वही मातृभाषा। इसलिए गांव में जो लोग रहते हैं वो आराम से एक दूसरे को, मुस्लिम हिंदू को हिंदू, मुस्लिम को आदिवासी, मुसलमान को मुसलमान, हिंदू को एक ही जबान में बेसिक बहुत इस पर काम किया था। हम उसको बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर जॉर्ज गैरियर सर, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 1912-13 में वो किताब आई थी। फिर बाद में 1913 में 1912-13 में फिर अभी 2013-14 में फिर न्यू लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। उसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे की भाषा समझते हैं। नाम रहीम है और रघुवीर है, रहमान है और राजकुमार है, और एक ही तरह की बात करते हैं। चचा थोड़ा सब्जी लावे तो बाजार से, तरकारी कहाँ ले वो लेते, एक लैंग्वेज। लेकिन नफरत के बाजार इतने गर्म कर दिए गए हैं कि भाषा के उस अभिव्यक्ति पर हमने एक मोहर लगा दी है। नफरत की, मोहब्बत की बात खत्म, शक्ति की, शांति की, भक्तों के गीत में है, धरती की बासियों की मुक्ति पीड़ित। इस क्लास में बहुत ज़्यादा लोग बहुत सीनियर हैं और यहाँ पर 12th के बच्चे हैं, तो एक हमको भी एक संजोग बनाना पड़ता है कि बात इधर भी समझे, बात उधर को समझने वाले लोग हैं। और बहुत चाव से हम आए थे सर यहाँ पर, क्योंकि इस यहाँ पर बीएड कॉलेज का नाम पूरे इंडिया में, पूरे झारखंड में नहीं, पूरे इंडिया में इस बीएड कॉलेज। और मेरा अपना कॉलेज है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये कॉलेज है। तो जैसे ही ओम प्रकाश जी प्रिंसिपल साहब ने कहा जो, तो मैंने मदर साहब को कहते ही रहते हैं वहाँ, जैसे इन लोगों ने कहा, भगत बाबू का नाम रखा ले रहा था, उनका कहा और भी सारे दूसरे लोग, जैसे ही कहा मैंने फौरन सहसा कहा कि मैं जाऊंगा और व्याख्यान यही रखूंगा कि उर्दू भाषा और साहित्य का जो परिदृश्य है वो, लेकिन थोड़ा सा वक्त और नहीं, ज्यादा वक्त नहीं ले। कितना वक्त ले? जितना तो थोड़ा सा की चाव से पूरी तैयारी की है, पूरा रिज रंग है ना इसमें। तो नहीं, तो मैं कह रहा था कि भाषा और साहित्य कहाँ जा रहा हो, आवाज नहीं पहुंच रही है पीछे, मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है। हाँ, कहाँ जा रहा है? तो भाषा और साहित्य जो है 1800 ईस्वी के बाद उर्दू का अलग हो गया और हिंदी का अलग हो गया। लेकिन 1800 ईस्वी से पहले उर्दू को भी, यानी जो भाषा फारसी लिपि में, फारसी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, उसको भी हिंदी ही कहते थे लोग। और उस दृष्टि से आप देखिए तो हम 1150 ईस्वी के करीब, आज से 1300 साल पहले, एक फ्रंटियर में, लाहौर से आगे फ्रंटियर का जो इलाका है, जो बाहर में बहुत आप लोग देखते हो, फ्रंटियर का इलाका जो है जिसका पहाड़ बड़ा होता है, लाल रंग का पहाड़ होता है, और उस पहाड़ में जो ईगल्स होते हैं, ईगल्स
बादशाहीन जिसको बोलते हैं, बड़ा वाला जो शाहीन नहीं होता है जिसको गरुड़ कहते हैं, तो उस इलाके में पाया जाता है। वो फ्रंटियर कहलाता है, वो पंजाब के आगे, पंजाब को तो हम पहले ही बोल देंगे वो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा। तो फ्रंटियर के इलाके में जो सबसे पहले उर्दू का एक बड़ा शायर हुआ जिसकी लिपि मिलती है पहली बार, उसका नाम मसूद इब्ने साद सलमान, मसूद इब्ने साद सलमान। तो ये बहुत लिटरेरी बात पे हो जाती है, बहुत गंभीर बात हम करना नहीं चाहते हैं। उसके बाद फिर अमीर खुसरो, नाम सुना है? yes, अमीर खुसरो का जिसने भी नाम नहीं सुना उसने कजरी का इजाद किया, तबला का इजाद किया। जो तबला देखना है वो सब कौन खान है? जो तबला में शाकिर अली खान, जाकिर अली खान, जो तो ये सब अमीर खुसरो की देन है। और उर्दू के पुराने शायरों में अमीर खुसरो को हम भी पढ़ाते हैं और हिंदी साहित्य में भी पढ़ाया जाता है। कबीर को हम भी पढ़ाते हैं, हिंदी साहित्य में भी पढ़ाया जाता है। नजीर अकबर आबादी, मैं चैलेंज और दावे के साथ कह सकता हूँ कि होली पर नजीर का जो नज्म है, 18 नज्में उनकी, तब देख बहारें होली की, उन्हीं की नज्म। कोई नजीर के अलावा उस तरह की नज्म और उस तरह की विधा का प्रयोग, उस तरह की सिल्फ का प्रयोग हिंदी साहित्य में कोई नहीं किया जो होली पर उनकी मशहूर। महादेव का जो वर्णन उन्होंने किया है, महादेव पर जो उनका नैरेटिव है, शंकर भगवान पे, वो अलग कहीं नहीं मिलेगा। तो नजीर को आप देवनागरी लिपि में पढ़ सकते हैं। और गणेश जी पर, महादेव जी पर, दुर्गा पूजा पर, दिवाली पर, छठ पर उनसे बेहतर दिखने वाला नजीर अहमद आदि से बेहतर दिखने वाला हमको नहीं लग रहा कि हिंदी साहित्य। और इस दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि जब मैं एक बार नज्म तलाश कर रहा था उनकी कविता, तो होली तलाश 18 नज्में मिली होली, कोई और सब बड़ी बड़ी नज्में, बड़ी बड़ी कविता। और कविता में भी गीतिका का भाव, गीत का भाव। आदमी पर जो उनकी नज्म है, मदरसा बहुत आदमी नामा, जब आदमी के हाल पे मुफलिसी कहते हैं गरीबी को, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी, मुफलिस हुए तो कलमा तहत टूट जाते हैं। इस तरह से पूरी नज्म। तो उर्दू में जो कविताओं की संरचना हुई है उसमें आहंग और उसका वाङ्मय बहुत परिपक्व हो गया। अब इसकी वजह एक थी कि मुगलिया सल्तनत, जो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हो रहा था 1707 में, औरंगजेब आलमगीर वहाँ अहमदनगर के कैंप में एक्सपायर कर जाते हैं और मर जाते हैं। और जैसे ही औरंगजेब आलमगीर की मौत होती है, कहाँ? औरंगाबाद अहमदनगर कैंप गुजरात में। तो पर्शियन जो है, पर्शियन लैंग्वेज वो कमजोर हो गई, क्योंकि वोट लैंग्वेज था पर्शियन और कम होने लगती है। तो पर्शियन से मिलती जुलती स्क्रिप्ट और पर्शियन से मिलता जुलता कंपाउंड तरकीबात बोलते हैं उसको उर्दू में, ये सब का प्रयोग करके उस वक्त के 1707, 8, 10 के शायर ने अच्छी शायरी करने लगी। और फिर उर्दू जो है बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। ये सब नॉर्थ इंडिया। तो जैसे ही पर्शियन का ये डिक्लाइन हो गया, पर्शियन का जब पतन होना शुरू हुआ, तो उर्दू जो है वो तरक्की करने लगी। ये बुनियादी तौर पर उर्दू तरक्की करने लगी। और फिर उसके बाद बड़े बड़े शायर हुए। सब पर टाइम अभी नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। मीर तकी मीर जैसे शायर, बड़े शायर हुए उर्दू के, जैसे बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने उन्हीं न जाने, बाप तो सारा जाने। उसके लफ्ज़ की क्या कहें? उर्दू तो प्रेम शायरी, उर्दू शायरी तो गजल की शायरी है। हिंदी के पास ये विधा नहीं है। तो नाज की उसके लफ्ज़ की क्या कहिए, पंखड़िए गुलाब किसी है, इस तरह का शेर। पर दिल्ली पर जब हमला हो रहे थे बहुत ज़्यादा, नादिर शाह का हमला 1739 में,
1848 में अहमद शाह अब्दाली का हमला, तो पूरा दिल्ली जो है वो खून से बर्बाद हो गई, रंग में या बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। खुद अब नादिर शाह भी तो मुसलमान ही था, और दिल्ली का बादशाह जो है वो मुसलमान ही था। बाद में सर आएंगे, तो नादिर शाह और रोशन का सब मुस्लिम, लेकिन तलवार जब खींची तो मुसलमानों के लिए खींची हुई, और जब ब्लड शेटिंग हुई वहाँ पर, खून रेजी हुई, सर कशी हुई, तो मुसलमान ही मुसलमान को काट रहे थे। तो पॉलिटिक्स जो है वो खुद एक धर्म में रहने वाले लोगों को काट, तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। मीर तकलीर वहाँ से भाग के लखनऊ आ गए, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा वहाँ से भाग के लखनऊ आ गए, मीर असर वहाँ से भाग गए, मुसफ़ी भाग के उस तरफ बंगाल चले गए, और पूरा दिल्ली तबाही हो गई। और इसी पर मीर तकलीर ने दिल्ली की तबाही पर, बर्बादी पर बहुत ज़्यादा सोशल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में पोएट्री किया। साहित्य जो है वो समाज का वो रिफ्लेक्स, इसलिए आप अगर यहाँ पढ़ रहे हैं और बाद में लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उसका सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या, उसका सामाजिक उसका एक सामाजिक प्रतिबद्धता क्या है, उसका सामाजिक प्रतिबद्धता क्या है, ये देखिएगा। मीर तकलीर का पूरा शेर इसी तरह करता है कि दिल की वीरानी का क्या मजकूर है, ये नगर 100 मरतबा लूटा गया, दीदाए दुनिया हमारा नहर है, दिल खराबा जैसे दिल्ली शहर। चुपचाप बैठे हुए, दिल्ली बर्बाद हुई, कौन बर्बाद किया? मैंने 2 आदमी का नाम आ गया, आप लोग बताइए। नादिर साहब पहले, अहमद शाह अब्दाली बाद में। नादिर साहब 30 हाथियों पर सोना ले और वो तख्त ताऊस के ले गए, जो मुगल सल्तनत में होगा, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं। और वो मलका विक्टोरिया में जो ताज लगा कोहिनूर, वो कोहिनूर भी लिखा ले गया, और कोहिनूर पे नहीं भी तो बेहतरीन 100 किताबें लिखी गई है उस पर रिसर्च कर, क्योंकि कोहिनूर का जो क्रिस्टलाइजेशन है, वो जो हीरा उस कैरेट का 200 कितना कैरेट है कोहिनूर, उस कैरेट का हीरा अभी तक कहीं से नहीं मिला, जो आपका वहाँ कर्नाटक के एक खदान से मिला। आज तक कोहिनूर का साली नहीं, वो भी नादिर साहब ले गए। आज हम लोग कोहिनूर लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री नहीं सक रहा कि हम उसको लंदन से कैसे हिंदुस्तान में ले आए। अभिशापित है, लेकिन कहना है कि अभिशापित है, इसलिए भी ले गए। तो उर्दू लिटरेचर में, उर्दू पोएट्री में बहुत रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। जब मीर तकलीर यहाँ आ गए, दिल्ली में किनारे में बैठे हुए थे, पूछा कि आप कौन हैं, तो पूछा क्या बूदोबास पूछो हो पूरब के साथ में। दिल्ली वाले इधर, दिल्ली से जो इधर पूरब है, पूर्वांचल हुआ ना, तो पूरब कहते हैं। तो पूछा क्या बूदो, दिल्ली के रहने वाले हम लोग पूर्वैया कहते थे, क्या बूदोबास पूछो पूरब के साकिनों, उसको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आदम में इंतखाब, रहते थे जहाँ मुंतखब भी रोजगार के, उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े गया। पूरी शायरी जो है बहुत पढ़िएगा तो बहुत, यहाँ पर हमें जमालियात का और एस्थेटिक के लिए यहाँ पर बेहतरीन शब्द रिजनल ही मिला हमको सदरी में। जमालियात का और एस्थेटिक का सौंदर्य का तिवारी जी सबसे बेहतरीन शब्द जो मेरा झारखंडी में मिला, नकुरिया में, तो रीजनल मिला। हम देखेंगे रीजनल में सब कुछ है, पूरा हुस्न है, पूरा जमाल है, पूरी सुंदरता है, पूरा नक्श का बयान इसमें रीजनल में आ जाता है। आज भी हमारे यहाँ पर हम देखते हैं झारखंड में, तो देखते हैं कि यहाँ की जो बच्चियाँ रक्स करती हैं, तो इतना खूबसूरत वो रक्स करती हैं, इतना खूबसूरत उनका डांस होता है, और जो घर में अपने अगरा पर अच्छा प्रैक्टिस किया है वो तो बहुत अच्छा है यहाँ पर नक्श। तो वो सौंदर्य जो है वो हमको जमालियात का मिला। तो उर्दू शायरी में हम देखते हैं कि जमालियात पर भी बहुत खूबसूरत शायरी हुई है, और गालिब जो है बड़े शायर हैं, इतने बड़े पोएट हैं कि एक बाहर के राइटर ने कहा कि इसको
फ्रेंच में पोइट्री करनी चाहिए कि उर्दू में क्या कर रहा है, उर्दू का कार्यक्षेत्र इतना बड़ा, फ्रेंच में करता है या इंग्लिश में करता तो सब इसको पढ़ते। तो गालिब जैसे पोइट है, अभी बोल रहे थे इकबाल जैसे पोइट है, इकबाल बहुत बड़े उर्दू के पोइट है, उनकी पोइट्री अभी हम लोग क्या देख रहे हैं। अब तो आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं कि अब तो ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट जो है बहुत छोटा हो, यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत, अब मल्टीवर्स में चले गए हैं हम लोग। और हम लोग जब बात कर रहे हैं तब एक बहुत छोटा था राई के दाने की तरह, मल्टीवर्स की तरह ये दुनिया है, एक छोटा सा सरसों के दाने की तरह। और सरसों के दाने में छोटा सा झारखंड कहीं है और उसमें ये कांके है, उसमें बात। इकबाल ने उससे बहुत पहले कह दिया कि प्रेम जो है अगाध है, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं, मोहब्बत की कोई सीमा नहीं। भाई अपने बहन से मोहब्बत करता है, बहन अपने भाई से मोहब्बत करती है। बेटा को देखता है कि स्कूल से आ रहा है, माँ फौरन खाना लेके तैयार हो जाती है, और ये मोहब्बत है और ये इश्क माँ का बेटा से, भाई का, बहन का, बाप का बेटा से, पत्नी को पति से है, लड़का को लड़की से है, ये भी नहीं चला गया। और बहुत पहले गालिब इकबाल ने कह दिया कि ये कायनात जो है बहुत फैला हुआ, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी। इसी रोज शब में दिन और रात, इसी रोज शब में उलझ के न राजा, जहाँ और भी है मक्का और भी। अगर खो गया एक नशेमन घोंसला नेट, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, तेरे सामने आशियां और भी हैं। हमारे बहुत ही आदर्श प्रधानमंत्री हुए हैं मोरारजी देसाई, मेरे घर पे वो आए, मोरारजी भाई देसाई मेरे घर पे आए हुए, मैं बच्चा। तो मोरारजी भाई देसाई गए, उस पर प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, मुंबई गए। तो ये थोड़ी से आओ, मोरारजी भाई देसाई देश के प्रधानमंत्री, चाहे तो बंद कर दो। मोरारजी भाई देसाई देश के प्रधानमंत्री, जब इमरजेंसी नहीं हुई थी तो उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। उससे पहले वो नौकरी खोजने गए बम्बई,